Hello everyone, welcome to the channel The Learning Spot, and this is me Suchi Rana. So this particular video is helpful for all those who are preparing for any kind of competitive exam in which GA, it means general awareness, and general science is asked. सो जोग्राफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कोर्स के अंदर बेसिकली जो नंबर ऑफ़ वीडियोस रहेंगी, इसके अंदर आप जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं क्लास 6 जोग्राफ़ी के अंदर वो सब देखेंगे, और साथ साथ हर चैप्टर की शॉर्ट समरी हम करेंगे, जिससे कि हमें सारे जो प्रोसेसेस हैं या सारी जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो हमें एकदम क्लियर हो जाएँ। सो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा कवर पेज है क्लास 6 NCERT का, और इसका जो मेन इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो है द अर्थ आर हैबिटेट। सो जो पूरी बुक के अंदर जो भी सब कुछ दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है? अर्थ से रिलेटेड है। सो हमें अर्थ के बारे में, यहाँ के हैबिटेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी और जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। सो लेट्स प्रोसीड। इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव द टॉपिक इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ के बारे में है, जैसे कि हमने कवर पेज पे देखा, टोटली अर्थ के बारे में है। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सोलर सिस्टम से स्टार्ट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एक सोलर सिस्टम का एक पिक्चर इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और बीच में क्या है? सन है। सो हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर में। सो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ, एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज़ गिवन दैट आप जब रात के समय में स्काई में देखते हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? आपको ऐसा लगता है कि मानो जैसे आसमान में किसी ने तारे जड़ दिए हों, उस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। कुछ तारे जो हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? डिम होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जो ट्विंकल करते रहते हैं, टमटमाते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपली ग्लो करते हैं, जैसे कि मून। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें रात के समय में स्काई में देखने के लिए मिलती हैं। सो फिर आ जाते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ फुल मून। फुल मून क्या होता है? जैसे कि इसका नाम ही दर्शाता है, फुल मून, जब चांद पूरा होता है, इसे हम क्या कह देते हैं? पूर्णिमा की रात कहते हैं। नॉर्मली हिंदी में हम इसे पूर्णिमा की रात कहते हैं, जिसमें जो चांद होता है वो पूरा होता है, फुल मून। एंड इट इज़ गिवन दैट आफ्टर अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। मतलब कि फोर्टनाइट के बाद आप इसे पूरा नहीं देख सकते, क्योंकि तब एक न्यू मून आ जाता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अमावस्या। ओके, अमावस्या। इसमें क्या होता है? एक न्यू मून आता है कितने दिन के बाद? फोर्टनाइट के बाद। ठीक है, फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट होता है इज इक्वल्स टू 14 डेज। हर 14 डेज़ के अंतराल के बाद एक फोर्टनाइट आता है, जहाँ पर पूर्णिमा के 14 दिन के बाद आपको एक न्यू मून देखने के लिए मिलता है। 14 डेज़ के बाद न्यू मून देखने के लिए मिलता है, जिसका साइज़, जिसकी पोजीशन टोटली डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द मून इन द फुल मून टाइम। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव दिस, कि हमें जो ये चांद है, तारे हैं, ये सब हमें दिन के समय देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि इनकी खुद की लाइट हीट दोनों होता है, तभी भी हमें ये दिन के समय में दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, बिकॉज ऑफ सन की क्या होती है? बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, जिसकी वजह से बाकी जो चीज़ें हैं वो विजिबल नहीं होती, और उसकी रोशनी की वजह से वो अलाउ नहीं करता बाकी और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए, जो कि सिर्फ हमें रात के समय दिखाई देते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि हमारा सन हो गया, मून हो गया, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें रात के समय स्काई में दिखाई देते हैं, वो सारे ही ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, देन लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। इट इज़ स्टार्स। स्टार्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और हॉट होते हैं। वो गैसेस से बने हुए होते हैं, जो जिस हिसाब से वो बने होते हैं, किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं, जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बहुत लार्ज अमाउंट में लाइट जो है वो एमिट करते हैं, यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस टाइप की सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। स्टार्स बिग होते हैं,
हॉट होंगे, गैसेस से बने हुए होंगे, ठीक है, और उसके बाद उनकी खुद की हीट होगी और लाइट होगी, और ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, हम उन्हें स्टार्स कहेंगे. So I hope it's clear so far. So let's proceed. Then we have the most important terms in this chapter, which is very important to understand. So let's proceed. First is constellations. कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है बेसिकली, ये एक आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. ग्रुप ऑफ स्टार्स में कैसे, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स कुछ पैटर्न बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से वो अरेंज होते हैं कि हमें जब हम रात के समय स्काई में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई आकार बनाया हुआ है, कोई पैटर्न बनाया हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो बिग बेर क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है. इसमें तारे कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं आसमान में कि वो हमें एक बेर जैसे हो वैसी फीलिंग देता है या वैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है. एक बहुत ही फेमस और बहुत ही आसानी से दिखने वाला एक कॉन्स्टिलेशन है सप्तऋषि. सप्त का मीन्स होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस, मतलब कि इसके अंदर टोटली 7 स्टार्स होते हैं. ओके, 7 स्टार्स होते हैं. 7 स्टार्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि आप अगर अपने किसी बड़े की हेल्प से या अगर आप नाइट स्काई में देखें तो आपको ये जो स्टार्स हैं वो ईजिली रिकग्नाइजेबल होते हैं, आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वी हैव इज़ पोल स्टार. पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार भी कहते हैं. ओके, नॉर्थ स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है. ये जो पोल स्टार होता है इसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा सेम रहती है, इसीलिए हम इसे इसकी हेल्प लेते हैं अपनी नॉर्थ डायरेक्शन को पहचानने के लिए. ओके, तो आपको ये इस डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा. जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सप्त ऋषि हैं जिन्हें हम 7 सेजेस या 7 स्टार्स कहते हैं. इनके जो पॉइंटर स्टार्स हैं उनको क्रॉस करते हुए सीधा उनके सामने नॉर्थ स्टार पड़ता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब आता है प्लैनेट्स क्या होती हैं. प्लैनेट्स बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसे कहते हैं प्लानटिए. इसका मतलब होता है बेसिकली वॉन्डरर्स. वॉन्डरर्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं या घूमने वाले बेसिकली लोग, उन्हें हम वॉन्डरर्स कहते हैं. तो प्लैनेट्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है. और प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है स्टार्स की खुद की लाइट होती है और हीट होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में जो ये हैं लाइट एमिट करते हैं. सो वो सेलेस्टियल टाइप की बॉडीज़ जो लाइट और हीट जिनके पास होती हैं उन्हें हम स्टार्स कहते हैं, जैसे कि हम अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन प्लैनेट्स क्या होती हैं, जिनकी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है. ठीक है, मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है, अगर उसके आसपास कोई स्टार है, मून है, डिफरेंट थिंग्स हैं, तो वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में जो है लाइट एमिट करते हैं और इसकी जो रोशनी है वो प्लैनेट पर पड़ती है. ठीक है, और उससे वो ग्लो अप हो जाती है जो प्लैनेट. सो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं. सो दोज सेलेस्टियल बॉडीज़ which do not have their own heat and light, okay, on heat and light are called planets. Basically they are called planets. So let's proceed and understand it in more detail. So हमारा जो अगला टॉपिक आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, सोलार सिस्टम. आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, लेकिन हम इसे फिर भी रिवाइज करते हैं, एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट बन जाएगा जिससे कि हमारा. सो सोलार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड वी हैव द प्लैनेट्स. थर्ड वी हैव satellites, and fourth we have celestial bodies such as asteroids and meteoroids. Okay, so we will see them in detail. So let's proceed. This is the picture of solar system as you can see. So from here only we will understand कि sun क्या है और बाकी चीज़ों के बारे में हम एक छोटा सा एक ब्रीफ वे में हम इसको समझ लेते हैं. सो ये सोलर सिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली जो सेंटर पोजीशन में है वो है हमारा सन. इसके बाद आती है हमारी फर्स्ट प्लैनेट जिसे हम कहते हैं मरकरी, देन वीनस. थर्ड इज़
अर्थ, जहाँ पर हम लोग रेसाइड करते हैं, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो है अर्थ। उसके बाद 4th नंबर पर मार्स, 5th पर जुपिटर, 6th पर सैटर्न, 7th पर यूरेनस एंड 8th पर क्या है, नेपच्यून। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हो गए, 8 हो गए। ओके, सो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अर्थ की पोजीशन क्या है सन से। सो ये है 3rd पोजीशन पर, ठीक है। ये सन के कितने दिन में अपना जो कंप्लीट करता है ऑर्बिट पर, कितने दिन लगते हैं उसको रोटेट करने के लिए अपनी ऑर्बिट पर, तो उसे लगते हैं 365 डेज। ओके, यानी कि 1 ईयर उसको लग जाता है अर्थ के चक्कर लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से कि नंबर ऑफ मून्स कितने हैं अर्थ के पास। सो हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 1 है अर्थ के पास, वेयर एज मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं होता, और मार्स के पास जो मून है वो है 2। अब हमारा जो मून होता है बेसिकली वो सैटेलाइट होता है, ठीक है। ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो आपके प्लैनेट के आसपास होती है, जो आपको प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। वो आप 2 तरीके से भी हो सकती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स, ओके, और एक होती है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। अगर हम सैटेलाइट की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के चक्कर लगाती है, ठीक है। जिस हिसाब से सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी हिसाब से जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, उसे हम कहते हैं उस सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। वैसी सेलेस्टियल की नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी है अर्थ के पास, वो है 1, यानी कि 1 मून है। मार्स के पास कितना है, 2। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, सैटेलाइट्स एक होता है नेचुरल सैटेलाइट जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, और सेकंड एक होता है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, ठीक है। जिससे कि ये जो है साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके अबाउट द यूनिवर्स, और फॉर कम्युनिकेशन। जब हम अपनी सैटेलाइट्स या रॉकेट के हेल्प से अपनी सैटेलाइट्स यूनिवर्स में भेजते हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकें या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, सो उसी के लिए हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स बनाते हैं, और रॉकेट की हेल्प से साइंटिस्ट जो हैं उसे अंतरिक्ष में भेजते हैं। सो कुछ सैटेलाइट्स जो इंडिया ने बनाई हुई हैं एज़ पर द बुक, वो हैं इनसैट, IRS एंड एड्यूसेट, ओके। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं अकॉर्डिंग टू दी NCERT बुक क्लास 6 ज्योग्राफी, जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष में भेजी गई हैं। सो लेट्स प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सन विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सो लेट अंडरस्टैंड, द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, एज वी नो दैट, हमने अभी देखा ही है। इट इज़ ह्यूज, बड़ा होता है, एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। किससे बना है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सारी प्लैनेट्स को, जो कि सोलर सिस्टम में जितनी भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या है, बाइंड हुए रहें सोलर सिस्टम में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। वही एक इकलौता सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम का। बट वो इतना ज़्यादा मतलब गर्म होता है, उसके फिर भी बाद हमें अर्थ के ऊपर जो हीट इतनी फील नहीं होती है, डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार। जो सन है हमारा अर्थ का, वो क्या है, नियरेस्ट स्टार है, उसके बाद भी हमें फील नहीं होता है। ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज कि सन जो है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से, इसी वजह से हमें इतना ज़्यादा जो गर्मी है वो फील नहीं होता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द नेबरिंग स्टार टू द अर्थ। ओके, आई होप you understand it so far. So let's proceed. Next we have the earth. It is our habitat basically, where the life exists. So this is earth. So let's proceed. अर्थ के बारे में हम पहले ही अभी देख चुके हैं जब हमने सोलर सिस्टम का डायग्राम देखा कि ये 3rd पोजीशन पर आता है, ठीक है। और अगर अपने साइज़ के हिसाब से ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, ओके। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। पोल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है,
ये नॉर्थ पोल है इसका ऊपर के साइड वाला, और ये साउथ पोल है। जब आप कोई भी ग्लोब देखेंगे तो आपको ईजिली ये समझ आ जाएगा। तो ये यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट एंड होता है, थोड़ा सा फ्लैट एंड होता है, ठीक है, दोनों पोल्स पे से। और जो सेंटर में से है वो तो आप इसका स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, मतलब सेमी सर्कल वे में होता है। दिस इज़ वाई द इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। बेसिकली जो सर्कल में होता है, गोल गोल होता है, अर्थ लाइक शेप का होता है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? अर्थ को जियोइड भी कह देते हैं। देन जैसे कि हमें पता ही है कि अर्थ के ऊपर ये अकेली प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहली चीज़ कि यहाँ पर ना तो नॉट टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉट टू कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। सो ये क्या करता है? लाइफ को बढ़ावा देता है यहाँ पर। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर एयर अवेलेबल है, और उसके बाद कुछ गैसेस अवेलेबल हैं जो इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, जो लाइफ को सपोर्ट करती है और जिसकी वजह से जो है अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, और इसे ये एक यूनिक प्लैनेट बनाती है पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कंडीशंस, जो फेवरेबल कंडीशन हम जिन्हें कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो फ्रॉम द आउटर सरफेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। इसका 2/3 जो सरफेस हिस्सा है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है, और इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें ऊपरी सतह से ब्लू अपीयर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2/3 surface is covered by water. So I hope it's clear so far. Let's proceed. Then we have the only moon which revolves around the our planet, which is called Earth. So we have only one moon, which is a satellite, not a star. Remember that moon is a satellite. मून इज़ अ सैटेलाइट। अगर हम बात करें सन की, तो सन क्या है? सन एक स्टार है, याद रखिएगा, सन एक स्टार है और मून एक सैटेलाइट है। जैसे कि आपको पता है सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व होती हैं, ठीक है, और मून क्या करता है? मून प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है, और सन क्या है? एक स्टार है, वो याद रखिएगा। So let us understand about the moon. Our Earth has only one satellite, that is the moon. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ही सैटेलाइट है और वो है मून। इसका डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब 1/4 हिस्सा जो है उसके कंपैरिजन में, हम अर्थ के कंपैरिजन में मान सकते हैं इसकी डायमीटर उतनी है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट। ये हमें इसलिए बाकी स्टार से बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, ठीक है। अगर हम सन की बात करें तो सन कितना दूर था? 150 मिलियन किलोमीटर्स, है ना। 150 मिलियन किलोमीटर्स इज़ रियली फार एंड दिस इज़ 3,84,400 किलोमीटर्स। सो इसीलिए हमें जो ये मून है वो बड़ा दिखाई देता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, और इसे कितना टाइम लगता है? इसे लगते हैं 27 डेज, ओके। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस। हमें सिर्फ मून का जो है एक साइड दिखाई देता है और दूसरा साइड दिखाई नहीं देता है, बिकॉज वो क्या करता है? वो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। उसके पास वो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है जो अर्थ के पास अवेलेबल हैं, जैसे कि गैसेस का प्रेजेंट होना, एयर का प्रेजेंट होना, साथ साथ नॉर्मल हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स यहाँ पर होना जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो वैसा कुछ भी मून के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पानी भी अवेलेबल नहीं है ना, और ना ही एयर अवेलेबल है। वहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं और पानी और एयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर व्हाट वी हैव स्टडीड। आपको सैटेलाइट्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं। सैटेलाइट्स बेसिकली हमारी क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ ह्यूमन मेड्स होती हैं। ह्यूमन मेड आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं और नेचुरल वाली नेचुरली
सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में प्रेजेंट होती हैं. सो आई होप इट्स क्लियर सो फार टू यू. अगर आपको पसंद आया हो सो डू लाइक द वीडियो, share with your friends, comment on the video, and do not forget to subscribe the channel. So thank you so much and stay tuned for the next video.